मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे। मुझे मालूम है कि इसे कई डिफरेंट एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं। हम अपने YouTube एनालिटिक्स के माध्यम से ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमसे सीनियर हैं, तो यथावत उनका अभिनंदन। और हम क्लास को आगे शुरू करते हैं। क्लास थी बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, और इस क्लास में सभी तरह के लोग जो सुपर टीटी, यूपी टीटी, सेंट्रल टीटी या फिर पुलिस, रेलवे, एसएससी, लेखपाल, किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, एसएसआर, उन सब के लिए ये वीडियो है, ठीक है। और बहुत ही जल्दी हम एयरफोर्स के एक्स ग्रुप और एनडीए की फिजिक्स और मैथ्स के साथ में उपलब्ध होंगे। फ़िलहाल आप इस वीडियो को अभी एंजॉय करिए। देखना शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ परसेंटेज पार्ट नंबर 3। बेसिक्स ऑफ परसेंटेज पार्ट 3। क्लियर? देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टूडेंट्स के फेल पास होने से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। मेरे पास कोई बुक नहीं है ताकि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल शेयर कर सकूं, फिर भी कोशिश करूंगा कि एक बुक मेरे पास है, जो भी उसमें टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग देखिएगा अपनी प्रॉब्लम्स। और मैंने कई बार बताया कि अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, हम उनको डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ ये बात कि आप जुड़िए, ठीक है। देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे कभी कभी कहा जाता है कि किसी परीक्षा में 4 विषय थे, 4 सब्जेक्ट्स, और 4 सब्जेक्ट्स में किसी बंदे ने 3 सब्जेक्ट में 60%, 50% और 40% नंबर पाए हैं, ठीक है। और ओवरऑल एग्ज़ाम में उस बच्चे ने जो है वो 60% मार्क्स गेन किए हैं। तो बताइए चौथे विषय में उसका क्या परसेंटेज रहा, ठीक है। चौथे विषय में उसका क्या परसेंटेज रहा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने का जो बेसिक मेथड है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि बिना कलम उठाए इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। बेसिक ये है बच्चों कि 4 विषय हैं, चारों विषय का जो MM होगा वो सेम होगा और उसे आप 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बंदे का जो पूरे एग्जाम का पूर्णांक था वो 400 था, और 400 में उस बंदे ने कितने पाए हैं? 60%, यानी 240। 400 का 60%, यार मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितना तुम्हें आता होगा, 240, राइट। अब इस 100 में से उसने 60 पाए हैं, इसमें उसने 50 पाए हैं, इसमें उसने 40 पाए हैं। सबको जोड़ लीजिए, 60, 50, 110, 40, 150, घटा दीजिए, 0, 9, और ये कैंसिल हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने चौथे विषय में 90% मार्क्स गेन किए हैं। ये था एसएससी का एक मेथड, लेकिन मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आपकी कलम नहीं उठेगी। क्या? समझिए, ये आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को थोड़ा सा रोक के देखिए, आराम से देखिए, मस्ती से देखिए, समझ में ज़रूर आएगा, मेरा पूरा विश्वास है। अब देखिए क्वेश्चन को कितना आसानी से, और आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखो क्या करना है। ओवरऑल एग्जाम में उसने कितने पाए? 60%, राइट। पहले विषय में 60% पाए थे, टिक कर दीजिए। दूसरे में कितने पाए थे? 50। एक इनसे ले लीजिए ना, तो यहाँ से कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, इनका भी 60। इनके पास कितना बचा? 30। लाना कितना था? 60। अब इनकी 60 करने के लिए तुम अलग से कितने लाए हो? 30। और चौथे विषय में भी 60 लाना है, उसमें तो कुछ था ही नहीं, तो टोटल कितने इकट्ठे किए तुमने अलग से? 90। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ आ पाई कि नहीं आ पाई? फिर समझिए, 60% इनके पास था, कोई दिक्कत नहीं थी। चारों विषय में 60% कर लो, क्योंकि एवरेज 60 है। इनके पास 60 था, इनके पास 50 था, इनके पास 40 था। तो 50 वाले को 60 करने के लिए इनसे एक उधार ले लो बाबा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,
10 ले लिया उधार, इनके पास कितना बचा 30। अब इनको भी 60 करना है तो 30 बाहर से लाओ, तो इनके लिए 30 बाहर से लाए। और चौथे विषय में 60 करना है तो उनमें पूरे के पूरे 60 बाहर से लाने हैं, यानी टोटल कितना बाहर से लाए 90। यही आपका आंसर होगा। समझ आ गया होगा। तो एक तो ये टाइप हो गया। अग्रवाल या कोई भी ऑथेंटिक बुक खोलिएगा जहाँ पे आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे। अब अगले सवाल में आते हैं। अगला एग्जाम टाइप क्वेश्चन क्या है? अगला जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन है वो ये है कि एक परीक्षार्थी है, कोई स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट को किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स मस्ट बी 40%। मिनिमम पासिंग मार्क्स मस्ट बी 40%। एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट जो है वो मार्क्स लाता है 70 मार्क्स। 70 मार्क्स लाता है, ठीक है, तथा 10 नंबर से 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण हो जाता है, राइट। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उस परीक्षा का एमएम कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। अब आप बताइए, कोई स्टूडेंट आप अपने हिसाब से मान लीजिए कि वो स्टूडेंट ए था और इस ए को एग्ज़ाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स लाने थे, ठीक है, लेकिन वो बंदा 70 मार्क्स लाया और 10 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब यहाँ से बोलो तो आप बोलोगे कि यार 70 लाए थे, अगर 10 और आ जाते तो 80 हो जाते, और 80 हो जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब ये है कि इसको दो तरीके से आप कह सकते हो कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स लाने हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए 80 मार्क लाने हैं। अर्थात यही 40% 80 के बराबर है, ठीक है। 1% किसके बराबर हुआ? 2 के। और 100% किसके बराबर होगा? 200 के। यही हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब एक वो क्वेश्चंस आते हैं जो वेन डायग्राम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम का कोई एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई सटीक एग्जाम्पल हमसे क्रिएट हो जाए और हम आपको समझा दें, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाता है कि किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में किसी स्कूल में 20% इंग्लिश में, 30% मैथ्स में और 30% हिंदी में स्टूडेंट्स फेल हुए। यदि तीनों में 10% स्टूडेंट फेल हुए हों तथा कुल 130 1 मिनट रुकिए, यह आ जाएगा 10, 20, 30, 50, 60। यदि कुल 160 विद्यार्थी पास हों
तो स्कूल में कुल कितने छात्र हैं? ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, इसको समझिए। ये मान लो कोई ए है, नाम आप अपने हिसाब से रख लीजिए, ये कोई बी है और ये कोई सी है। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्यों किया जाता है। समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। जैसे आपने क्लास लेनी शुरू करी और आपने क्लास में से उसको खड़ा किया जो फेल है और इंग्लिश में फेल है। 20% लोग तो खड़े हो गए इंग्लिश में फेल है। अब ये जो इंग्लिश में फेल वाले हैं, ये जानते हो कौन है? ए जो है वो 20% लोग जो हैं वो इंग्लिश में फेल हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ वो भी तो खड़े होंगे जो इंग्लिश और गणित दोनों में फेल हैं। वो भी तो इंग्लिश में आ रहे हैं, वो इंग्लिश में भी फेल हैं और गणित में भी फेल हैं। तो जब गुरुजी आएंगे क्लास में, कहेंगे कि अंग्रेजी में कितने लोग फेल हैं, खड़े हो जाएं, तो गणित वाला भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो इंग्लिश में भी फेल है और गणित में भी फेल है। गणित वाले सर जी आएंगे, मैथ्स में कितने लोग फेल हो गए भाई, तो अब वो बंदा फिर खड़ा होगा जो अभी इंग्लिश में खड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में भी फेल है, गणित में भी फेल है। मेरी बात समझ पाए? यानी आप ये कह सकते हो कि वो स्टूडेंट केवल इंग्लिश या केवल गणित में फेल नहीं है, बल्कि वो दोनों में है। जब गणित वाले सर जी आएंगे तो भी उसको खड़ा होना पड़ेगा, और जब इंग्लिश वाले सर जी आएंगे तो भी उसको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए ये आपको कैलकुलेट करना है तो कि ओरिजिनली कुल कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? करेंगे ये कि 20% इंग्लिश में फेल हुए हैं और 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो ओनली इंग्लिश आप निकाल लो। ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? 20 - 10 10%। ऐसे ही ओनली मैथ्स कितने फेल होंगे? 20%। ऐसे ही ओनली हिंदी कितने फेल होंगे? 30 - 10 20%। ठीक है, ये ओनली वाले हैं। अब जब सर जी आएंगे क्लास में कि ओनली इंग्लिश कितने लोग हैं? इतने लोग। ओनली मैथ्स कितने लोग हैं? इतने लोग। ओनली हिंदी कितने लोग हैं? इतने लोग। लेकिन क्लास में कुल कितने लोग फेल हैं? तो वो टोटल फेल कितने होंगे? खाली अंग्रेजी में 10% लोग फेल हुए, खाली गणित में 20% लोग फेल हुए, खाली हिंदी में 20% लोग फेल हुए, और 10% लोग ऐसे हैं जो सब में फेल हैं, तो वो भी तो फेल ही माने जाएंगे। यानी टोटल फेल कितने हुए? 60%। अगर टोटल फेल 60% हो गए तो पास कितने बचे? 40%। और 40% किसके बराबर दिया गया है? 160 के। इसका मतलब 1 बराबर 4 का और 100 बराबर कितने का आएगा बच्चों? 400 का। इसका मतलब उस स्कूल में कुल कितना स्टूडेंट पढ़ता है? 400। तो इस तरह से आपको परीक्षा से संबंधित सवाल लगाने हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टाइप और आपको समझा देते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस यार बहुत सरल हैं, आप घर में केवल अभ्यास करिएगा। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सरल हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी शहर की जनसंख्या 2018 में 20,000 थी, राइट, तथा प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? ये राइट। अब देखो ध्यान से समझो भाई,
पहले तो इसका मतलब समझ लो, 10% को पहले आप भिन्न बना लो, 10/100, 1/10, यानी हर 10 में एक आदमी बढ़ रहा है, हर 10 में एक आदमी बढ़ रहा है। यही तो मतलब है इसका कि अगर 10 थे तो 1 साल बाद 11, तो अगर 10 में एक बढ़ रहा है तो 100 में 10 बढ़ेंगे, यानी 100 थे तो 110। यानी अब अगर हम करंट पॉपुलेशन देखेंगे आज की, 2018 के बाद 2020 की जो करंट पॉपुलेशन होगी, वो करंट पॉपुलेशन होगी 20,000 और ये 10%, 110/100, और फिर अगले साल 110/100। इस तरह से करते चले जाइए और जहाँ तक ये हो रहा हो वहाँ तक करते चले जाइए। अगर इसी तरह से जनसंख्या घट रही होती तो हम 90/100, 90/100, 90/100 करते। इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ के 2 जीरो फिनिश, यहाँ के 2 जीरो फिनिश, 11 11 121, 2 जीरो 12,100 गुणा 2, 00242, 24,200। ये होगी आपकी करंट पॉपुलेशन। कोशिश ये करी है कि काफ़ी हद तक सवालों को हमने कवर किया है। सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, अगर आप अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं तो हम अगले वीडियो में आपको विलियन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे, जिसमें इतने ग्राम जल है, इतने ग्राम सेविंग लोशन है, कितने ग्राम क्या मिला दें, ऐसे क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे अगर प्रॉपरली हमारे चैनल के साथ पढ़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए और वहाँ से सारे नोट्स आप बनाइए। और अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भेज दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदैव स्वस्थ रहें।